ना वीडियो जो है वो बंद कर लो, थोड़ा नेट वो होगा कभी, हाँ है ना। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन जो है किस तरीके से आता है। नाउ पहले, सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो हमें जानना है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? क्या? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे बॉयल होना चालू हो। हाँ बट चलो ठीक है, तो इसमें क्या होता है टेम्परेचर। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है द वेपर एट विच द वेपर ऑफ liquid becomes equal to atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है जहां पे वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग हम्म, पॉइंट। जैसे वाटर का हम्म, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम्म, ठीक है ना, इसमें इसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, व्हेन हम्म, नॉन वोलेटाइल हम्म, सॉल्यूट इज एडेड, हम्म, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बताओ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। हम्म, और वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, इंक्रीजेस। इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम्हारा जो डेल्टा टीबी है, हम्म, डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। हम्म, तो इसको मैं ऐसे वर्ड्स में लिखूं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज proportional to molality of the solution। इसको हम आगे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आएगा के बी इंटू एम। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। के बी होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हम्म, फिक्स वैल्यू होती है अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए, वो सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट होता है, और ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। ठीक है, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का बढ़ गया है और सॉल्वेंट का जो है वो वैसा का वैसा ही है। ये है सॉल्वेंट का और ये है सॉल्यूशन का। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही सिंपल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम्म, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं इसके बाद। तो तुम्हारा ग्राफ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे। तो प्रेशर जब 1 एटीएम है, नहीं, ये प्रेशर 1 एटीएम की लाइन है। हम्म, ये 1 एटीएम प्रेशर है। तो हम्म, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है सॉल्वेंट के लिए। हम्म, तो प्रेशर तो कम हो रहा है, बट मेरा ये क्या नाम है, टेम्परेचर जो है ना, बेसिकली हम्म, उसके हिसाब से आ रहा है। ये तो हुआ सॉल्वेंट के लिए। ये प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आ गया, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा, तो सॉल्यूशन के प्रेशर को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, हम्म, दिस इज फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो वो हम्म, इस 1 एटीएम वाली लाइन को यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, टीबी डैश, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इसका क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये हम्म, ग्राफ तुम्हारे एग्जाम में और स्पेशली बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं, ओ, ग्राफ्स पे क्वेश्चन, एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूजिंग ग्राफ, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम डेल्टा टीबी वाले को और सॉल्व करते हैं, क्या है, के बी इंटू एम। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में कितना है? तो केबी का यूनिट क्या आ गया, यूनिट ऑफ केबी निकालो, केबी का यूनिट निकालो। केल्विन। मो आ गया। इसमें केल्विन केजी बाय मोल है। हाँ हाँ, सिंपल है, ठीक है। इसका यूनिट हम्म, जो है, यूनिट पूछ सकते हैं, बोर्ड्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क का इस टाइप से। हम्म, चलो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, द बॉइलिंग पॉइंट हम्म, ऑफ बेंजीन दिया हुआ 353.23 when 1.8 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point raised to 354.11 Kelvin. Calculate molar mass of solute. जो कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। कांस्टेंट, 1 मिनट, हाँ, ये भी इतना दिया हुआ है।
हो गया क्या? एक मिनट। इसमें इसका लास्ट में इसका मोल 0.0306 है, लेकिन मोलर मास मोलर मास डायरेक्टली निकालेंगे ना। देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन और उसका 354 और 350 3.23, तो ये कितना हो जाएगा? 0.88। 1.88, 0.88, हाँ 0.88 इज इक्वल टू के बी है 2.53। मोलैलिटी इज मास अपॉन मोलर मास अपॉन 0.09, तो यहाँ से हम आ जाएगा 0.09 इंटू 2.53 अपॉन 1.8, और ये ग्राम में है यहाँ पे, सॉरी किलोग्राम में है, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये आ जाएगा 225 अपॉन 1, कितना आएगा एक बार देखो ना कितना आ रहा है। 126 आ रहा है, 126.5। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब आता है नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पहले इसका हम डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है पहले तो हमें ये जानना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली होता है टेम्परेचर एट विच, ये थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस in liquid phase is equal to liquid is equal to vapor pressure of substance in solid phase। तब ये जाके क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तब जाके ऐसा होगा। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। its vapor pressure decreases and that's why freezing point decreases। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स से जब तुम्हारे पास सॉल्वेंट था तो 100 पी प्रेशर था, और जब तुम इसे फ्रीज कर रहे हो उस टाइम पे लेके जा रहे हो 10 पी तक, है ना, उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट है। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट।
और ये फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है तुम्हारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब इस सॉल्यूशन का तो कम होगा, तो मैंने कम कर दिया सॉल्यूशन का, लेकिन लेके तो उसको यहाँ तक ही जाना है। तो लेट्स से ये तुम्हारा TF हो गया और ये तुम्हारा हो गया TF डैश। तो बताओ TF ज्यादा होगा या TF डैश ज्यादा होगा? TF क्यों? दोनों सेम। देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 90p का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना है 70p का। तो भाई 90p तक ले जाने के लिए TF जो है वो ज्यादा होना चाहिए, 70p के लिए जो TF डैश है वो कम होगा, ऑब्वियस है ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अब इसे हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है और ये मेरा टेम्परेचर का ग्राफ है। तो ये मेरा प्योर लिक्विड, ये प्योर लिक्विड है और ये तुम्हारा प्योर सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन पे ये क्या है, TF, जो अभी हमने बताया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के लिए। बट अब जो मेरा वो ग्राफ आएगा ना, किसका ग्राफ आएगा अभी, सॉल्यूशन का, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो वो कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर बताओ कम है ज्यादा है, या टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, कम है। तो मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया बेसिकली। कहने का मतलब ये, इसमें क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। बहुत सिंपल, दोनों का सिमिलर ही है। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका क्या आ जाएगा भाई, सॉल्वेंट का ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, सॉल्यूशन का कम है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। हाँ ले लिया। क्वेश्चन है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल is mixed with 600 gram of H2. Calculate depression in freezing point, दूसरा freezing point of solution। obviously solvent का तो पता ही है। मतलब F डैश निकाल, क्या? F डैश निकाल लेना। हाँ हाँ, F डैश निकालना है एग्जैक्टली। इसका कांस्टेंट नहीं है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता, वही तो यूज उसका करना। कांस्टेंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट तो कांस्टेंट ही रहता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कांस्टेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट का कांस्टेंट ही रहता है ना। यानी वो KF अच्छा सॉरी, KF, KF नहीं दिया क्या मैंने? नहीं।
1.86। TF dash 270.75 है 277 पॉइंट 270.75 हाँ सही है। ये आंसर आएगा। ठीक है, इजी था वैसे तो। अच्छा, एक दो फॉर्मूलाज और होते हैं कि एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर इंटू एम
1000 into डेल्टा एच फ्यूजन। एक फॉर्मूला और है, तो इसमें जो टी एफ है वो मेरा बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, एम जो है वो मेरा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, डेल्टा एच फ्यूजन जो है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ओके। ठीक है, तो आर टी एफ स्क्वायर है। हाँ टी एफ स्क्वायर। डेल्टा एच वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक केबी का ही फॉर्मूला है सिमिलर तरीके से, आर टी बी स्क्वायर इंटू एम 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। यहाँ पे तो ये दो फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आर क्या लिखा है आपने? गैस कांस्टेंट, तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना। अच्छा ओके, हाँ हाँ। ठीक है, अब हम आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं। हम्म, ए सॉल्यूशन ऑफ 10.3 ग्राम कैम्फर है, कैम्फर का फॉर्मूला है इन 25.3 ग्राम ऑफ CHCl3 हम्म, which बॉइल नहीं, विच नहीं आएगा, बॉइल एट, बॉइल होता है 61.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ boiling point of CHCl3 is 61 degree centigrade, calculate Kb and delta H vaporization, दोनों निकाल लें।
हुआ क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। ले लिया? आप ही बता दो। मैं नहीं, बता नहीं रहा आ हूँ, रहा है। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो तुम्हारा मास ऑफ सॉलिड कितना है? 25.3। 10.3 ग्राम। ठीक है। अच्छा, मोलर ओके, मास हाँ हाँ, ठीक है। ऑफ सॉलिड कितना है कैम्फर का? 152। 176। ठीक है। ओके। मास ऑफ CHCl3 कितना है? 25.3 ग्राम। मोलर मास ऑफ CHCl3 कितना है? 119.5। ठीक है, ये सब चीज़ें दी हुई है। और CHCl3 का बॉइलिंग पॉइंट है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 61.3 डिग्री। 61, सॉरी, 61 डिग्री। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मेरा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। M को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁻3। राइट। डेल्टा TB कितना आ गया? 0.3। KB मेरा कितना दिया? KB निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10.3 अपॉन 152 अपॉन, तो यहाँ पे मोलर मास नहीं है, यहाँ पे मास है उनके। 25.3 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से KB निकाल लो। KB इंटू है, सॉरी। ठीक है, तो अभी क्या है? KB कितना है बताओ? 3.84 आएगा। और KB इज इक्वल टू क्या है? RTB² ml सॉल्वेंट के लिए 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। तो ये आ गया 3.84 इज इक्वल टू R हो गया 8.314 जूल में निकालना है इसलिए। और TB कितना दिया हुआ है? 61 प्लस 273 कितना होता है? 334 का स्क्वायर। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 119.5 अपॉन 1000 इंटू 3.8। ये जो है इसके आगे 10⁻⁻3 भी आएगा, क्योंकि किलोग्राम में लेना है हमको। तो यहाँ से तुम्हारे पास डेल्टा H वेपराइजेशन आ जाएगा। तो डेल्टा H वेपराइजेशन आता है कुछ 28862.8 जूल। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस
एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द फिनोमिनन of passage of pure solvent into the phenomenon of passage of pure solvent into solution यहाँ पे solvent है into solution है, तो solvent का क्या है? पैसेज होता है into solution from, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बन नहीं रहा है स्टेटमेंट, from solution of low concentration to solution of high concentration। देखो लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन में मेरा क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वो सॉल्वेंट जहां ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, सिंपल टर्म्स में। तो इसमें क्या होता है, एक वो वर्ड होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सुना होगा है ना। तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन that allows the passage of solvent molecules through it, but not the solute। मतलब सॉल्यूट जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल छोटे छोटे होते हैं, तो वो पास हो जाते हैं। तो जहां ज्यादा सॉल्वेंट है, ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं, तो जिस मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा और अच्छे से, कि लेट्स से ये तुम्हारे पास कोई कंटेनर है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ पे तुम्हारा कोई सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कोई सोल्यूशन है, ये क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है। अब क्या होगा इसमें, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो जाएंगे, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्वेंट है ना वो पास हो जाएगा इस साइड, इस तरीके से हो जाएगा मेरे पास, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया ऑस्मोसिस क्या होता है? तो वहां से सॉल्वेंट, लो कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट ज्यादा है ना, तो वो सॉल्वेंट पास हो गया इससे मेम्ब्रेन से, और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले पार्ट में आ गया। अच्छा ओके। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉरी सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। सॉल्वेंट जब बहुत ज्यादा होता है तब लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। समझ में आया व्हाट इज ऑस्मोसिस? ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो किसके मेरे पास क्या क्या, किसके कॉन्सेंट्रेशन के? सॉल्यूट की, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पे डिपेंडेंट होता है। हम्म इसको हम पाई से डिनोट करते हैं और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आ जाता है पी पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और हम इसे लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी। ये मेरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम्म ठीक है। नाउ इसी से कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। हम्म तो पहला आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशन। दो का सेम प्रेशर है, पाई इज इक्वल टू पाई टू, तो सी वन आर टी इज इक्वल टू सी टू आर टी। तो यहाँ से क्या पता चला, सी वन इक्वल टू सी टू होता है आइसोटोनिक का मतलब। दो सॉल्यूशन है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। उसके हम्म बाद आता है हाइपोटोनिक। इसमें क्या है, वन सॉल्यूशन हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। इसका मतलब पाई वन जो है वो पाई टू से कम है। ठीक है। तो इसका मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। अब जैसे मेरा है थर्ड है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा, पाई वन ज्यादा होगा पाई टू से। समझ में आया? हम्म सिंपल सिंपल है आइसोटोनिक, ये तीनों ऐसे बोर्ड में पूछ सकते हैं। और हम्म पाई वन कम है तो सी वन भी कम होगा, इसमें क्या होगा, सी वन ज्यादा है और सी टू कम है। ऐसे डायरेक्टली रिलेशन। C1 C2 मतलब? कंसंट्रेशन। नहीं नहीं, मतलब ये ऐसे तो तो हाइपोटोनिक एक तरह से हाइपरटोनिक ही बना। नहीं नहीं, देखो वही बोल रहा हूँ मैं कि देखो किसी ना किसी का तो कम होगा ही होगा, किसी ना किसी का ज्यादा तो होगा ही हाँ। होगा। बट हम्म जैसे मान लो इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए, वन के रेस्पेक्ट, देखो यहाँ पे हम वन पे फोकस कर रहे हैं, देख रहे हो? हम्म हम्म तो वन जो है ना वो तुम्हारा उसके रेस्पेक्ट में बताना, विद रेस्पेक्ट टू वन। वो बोलेगा ओके। इसके रेस्पेक्ट में बनाना है, हम्म विद रेस्पेक्ट टू वन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। हम्म, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट अभी। हाँ। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब of aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. The molar mass of protein is, निकालो। हम्म
वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रखूं या क्या क्या? वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रखना है? तो वो तो तुम्हें देखना है, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, लीटर में रहेगा, किस फॉर्मेट में हम रखते हैं। बहुत ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा, 1 मिनट। 61,165। इतना आना चाहिए। है इसके आसपास आ रहा है क्या? 61,165 के आसपास, हाँ। तो बहुत मतलब ज्यादा आ आगे रहा है है। लेकिन किया नहीं। कोई नहीं, अपन कर लेते हैं। पाई क्या है? 2.57 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन में 1.26 अपॉन मोलर मास निकालना है।
वॉल्यूम कितना है 0.2, आर कितना होगा 1/12, टी 300 है। एम निकालना है यहाँ से, तो ये क्या बार में है? वैसे तो बार और रेडियम बराबर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मोलर मास आ जाएगा मेरा 1.26 इंटू 300 इंटू 1000 अपॉन 2.57 इंटू 0.2 इंटू 12, इस तरीके से आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इससे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, आंसर गलत दिया हुआ है शायद, कुछ इतना आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तुम जो बता रहे थे ना 61,284, इतना आ रहा है मेरा, तो मतलब हो गया 61.28 kg। ठीक है, प्रोटीन तो वैसे भी पॉलीमर होता है ना, तो उसका तो मास बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं, अच्छा अच्छा, अभी इस वाले सॉल्यूशन आ रहा है ना इस वाले पेपर में? सोल्यूशन का नहीं, सोल्यूशन नहीं नहीं आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। पूरा आ रहा है क्या? हाँ, 29 का, सॉरी कब है पेपर, भूल गया मैं। सैटरडे को। सैटरडे को है, ठीक है। तो अच्छा, कल कल तुम फ्री हो क्या? मतलब सोल्यूशन तो प्रैक्टिकल के बेस पे आएगा, मतलब उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था ना उस पे, अच्छा मतलब अच्छा, खाली आइडियल आइडियल वगैरह सब आएगा।